मैंने कांच का गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा था और उसके टूटने की आवाज पर मेरी बूढ़ी सास दौड़ती हुई मेरे कमरे तक आ गई थी। उन्होंने जब सारे कमरे में गिलास के कांच बिखरे देखे तो दरवाजे पर ही रुककर पूछने लगी, बहू क्या हुआ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, गिलास कैसे टूटा? मैंने एक तेज नजर अपनी बूढ़ी सास पर डाली जो परेशानी से मुझे देख रही थी। मैंने गुस्से में कहा कि गिलास टूटा नहीं है, मैंने दीवार पर मारकर तोड़ा है, बिल्कुल वैसे जैसे अब मेरे सब्र का पैमाना टूट रहा है और किसी दिन मैं इस पूरे घर को ही आग लगा दूंगी। मैं गुस्से से बेकाबू हो रही थी। मेरी सास मेरे लफ्जों पर हैरान परेशान खड़ी थी। कहने लगी, बेटी बताओ तो सही क्या हुआ है, गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने अपनी सास से कहा कि आपकी बेटियां मुंह उठाकर आ जाती हैं और आप उनकी खातिर दुनिया जहां का सामान जमा कर लेती हैं। कभी सोचा भी है कि मेरा पति कितनी मेहनत से कमाता है, वह परदेश में है और यहाँ आप लोग पैसा लुटाने से बाज नहीं आते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सास कुछ देर तो खामोश रही, फिर कहने लगी, मैंने अपने बेटे का कोई पैसा नहीं लुटाया। मेरी बेटियां जब भी यहाँ आती हैं, आते हुए खुद ही कुछ न कुछ सामान लेकर आती हैं। अभी भी सालनी समोसे लाई थी, रागनी जलेबियां लाई थी और वही सब मिलाकर हमने नाश्ता लगाया था और तुम्हें भी बुलाया था। लेकिन तुमने पूरी बात जाने बगैर ही मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं बेटे की कमाई बेटियों पर लुटाती हूँ। मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो अपने बेटे की कमाई का एहसास न करूँ। मेरी सास की आंखों में आंसू आने लगे, मगर फिर भी वह धीमे लहजे में कहने लगी, आ जाओ, समोसे ठंडे हो रहे हैं। अब तो मैं सब कुछ बता ही चुकी हूँ तो तुम्हारा गुस्सा भी उतर गया होगा। यह कहकर वह पलटने लगी तो मैं खामोश न रही, बल्कि पीछे से चीख कर कहने लगी, सब जानती हूँ मैं, यह डरामे सालनी समोसे लाई हैं और फला जलेबियां कहीं नहीं ले आई हैं, मायके आती हैं इसलिए ताकि भाई का पैसा पूरी तरह उड़ा सके। मेरी सास ने बस पलटकर एक नजर मुझ पर डाली थी, उनकी आंखों में सिकवा था और फिर वो वापस लाउंज में चली गईं। कुछ देर में ऐसे कमरे में ही टहलती रही और फिर दबे पांव कमरे से निकली ताकि देखूं लाउंज में क्या हो रहा है। वहाँ मेरी ननद और सास बैठकर समोसे खा रही थी और साथ ही मेरी बड़ी ननद सालनी कह रही थी, क्या आपको भाभी के पास जाने की जरूरत ही क्या थी? आपको उनकी फितरत का पता नहीं है, उन्हें कभी आपकी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा। उन्हें तो यही लगता है कि हम उनके पति का पैसा उड़ाते हैं, जबकि सच तो यह है कि वो खुद पानी की तरह पैसा बहाती हैं और उन्हें भाई की मेहनत का ख्याल नहीं है। ननद की बात ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। मैं गुस्से में टनटनाती हुई लाउंज में दाखिल हुई। मैंने सख्ती से कहा, आज के बाद हमारे घर ना आना। तुम यहाँ आकर न सिर्फ हमारे घर का माहौल खराब करती हो, बल्कि अपनी माँ को भी मेरे खिलाफ भड़काती हो। मेरी बात पर सालनी रोते हुए खड़ी हो गई और अपनी माँ से कहने लगी कि आज के बाद मैं आपके घर नहीं आऊंगी। मम्मी, आप खुद ही मुझसे मिलने के लिए आ जाना। मेरी सास उसे रोकने लगी, लेकिन उसने अपना सामान समेटा, दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और यह कहकर घर से निकल गई कि वो रिक्शा करके वापस चली जाएगी। जबकि रागनी खामोशी से कभी मुझे देखती, कभी अपनी माँ को। मेरी सास ने मुझे कुछ भी ना कहा, बल्कि वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं जानती थी कि वो मुझसे डरती हैं, क्योंकि मैं जरा जरा सी बात का पहाड़ बनाकर अपने पति को फोन पर घंटों सुनाया करती थी, इसलिए मेरी सास मुझे उब भी ना कहती। रागनी भी उनके पीछे पीछे कमरे में चली गई। समोसे और जलेबियां उसी तरह से लाउंज में रह गए। सालनी को जाता देखकर मुझे सुकून हो गया था। मैं सुकून से लाउंज में बैठी, फिर मजे से समोसे उठाकर खाने लगी। गरम गरम खस्ता खस्ता समोसा मुझे बड़ा ही मजे का लग रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब सालनी यहाँ दोबारा नहीं आएगी। मैंने एक ननद का पत्ता तो काट दिया था, अब मुझे दूसरी ननद का पत्ता भी काटना था। दोनों ही मुझे जहर लगती थी। समोसा खाने के बाद मैंने जलेबी के प्लेट उठाई और अपने कमरे में चली आई। सीधे अपनी मम्मी को फोन लगाया, उन्हें अपने कारनामे की खबर सुनाई तो वह मुझे दाद देते हुए कहने लगी कि अगर इसी तरह से चलेगी तो बहुत जल्द पूरा घर तुम्हारा हो जाएगा। जब नंदे नहीं आएंगी तो सास को भी कोने से लगा देना। जब बुढ़िया कमरे से नहीं निकलेगी तो फिर तुम्हारा ही राज होगा, हम भी वहाँ पर खूब ऐश करेंगे। मैंने मम्मी से कहा, ठीक है, बस देखती जाएं कैसे मैं इन सबको ठिकाने लगाती हूँ। फिर मेरी मम्मी कहने लगी, बेटी 15,000 रुपए चाहिए थे, तेरे भाई का कारोबार बहुत नीचे को आ रहा है, जरा उसको सपोर्ट कर दे। मेरे पास 20,000 रुपए पड़े थे जो मेरे खर्चे के लिए मुझे अलग से मेरे पति ने भेजे थे। मैंने वो मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और कह दिया कि इस बारे में किसी को कुछ न बताना। मैं इसी तरह अपने घर वालों को चोरी चुप के पैसे दे दिया करती थी। मेरा भाई मेरे पैसों पर ही चला करता था। वो पैसे जो मेरा पति परदेश से कमाकर मेरे लिए भेजता था,
मैं सारा वक्त अपने कमरे में ही रहती। फिर शाम के वक्त जब मेरे पति का फोन आया तो मैंने फोन उठाते ही बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे रोने पर मेरा पति परेशान हो गया, कहने लगा, माहिरा तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रो रही हो, सब ठीक तो है। मैंने रोते उसे बताया कि आज शालिनी और रागिनी आई थी। शालिनी ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और मम्मी को भी खूब मेरे खिलाफ भड़काया। वह हम दोनों की लड़ाई करवाना चाहती थी। मैंने उसे समझाना चाहा कि इस तरह मेरा घर और मेरे रिश्ते खराब ना करो, तो वो अपना सामान उठाकर यह कहकर निकल गई कि अब जब वह मेरी तलाक करवाएगी तभी इस घर में लौटेगी। वह हम दोनों को अलग करना चाहती है। न जाने आपसे क्या झूठी सच्ची मेरी शिकायत लगाएगी। मुझे तो बड़ा खौफ आ रहा है, कहीं वो सच में आपको मेरे खिलाफ न कर दे। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैं तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं तो मर जाऊंगी। मैंने रो रो कर अपने पति को वह झूठी कहानी सुनाई, जिसके बाद वह आग बबूला हो गया। कहने लगा कि शालिनी को न जाने क्या हो गया है, वह ऐसी तो नहीं थी। तुम बेफिक्र रहो, किसी की वजह से हमारा घर खराब नहीं होगा। मैं किसी की बातों में आकर तुम्हें बुरा भला नहीं कह सकता, ना ही तुम्हें बुरा समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम कितनी अच्छी हो। मैंने रोते हुए अपने पति से कहा कि मैं तो मम्मी का ख्याल रखना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग कभी मम्मी को समोसे खिलाते हैं, कभी जलेबियाँ। फिर इनके जाने के बाद मम्मी बीमार हो जाती हैं, तो फिर मुझे ही परेशानी होती है। मैंने मम्मी को 10 बार बाहर की चीजें खाने को मना किया है, लेकिन मम्मी को भी तली हुई चीजें खाने का बड़ा ही शौक है। अब वो बीमारी के नाम पर आपसे खूब पैसे मंगवाएंगी और फिर वह भी शालिनी और रागिनी को भर देंगी। मैं तो इन सब हालात से बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे रोता देखकर मेरा पति मुझे समझाने लगा कि तुम फिक्र ना करो, मैं शालिनी, रागिनी और मम्मी को देख लूंगा। मैंने अपने आंसू पोंछे। फिर करण से कहा कि मुझे 20,000 चाहिए, मुझे नए कपड़े लेने हैं। यह सुनकर करण खामोश हुआ। फिर कहने लगा, मैंने पिछले महीने घर के खर्चे से हटकर तुम्हें 50,000 रुपए भेजे थे, उसका क्या किया है। यह सुनकर मुझे दिल ही दिल में बड़ा गुस्सा आया कि मेरा पति मुझसे पाई पाई का हिसाब कर रहा था। मैंने कहा, वह तो घर के खर्चों में ही लग गए, महंगाई इतनी है, सारे पैसे घर में ही खर्च हो जाते हैं। मैं पिछले 3 महीने से वही एक जैसे रंग के कपड़े पहन रही हूँ। अब मेरा दिल उकता गया है, मैं नए कपड़े बनवाऊंगी और यह वाले कपड़े अब नौकरानी को दे दूंगी। मेरा पति कहने लगा, फिलहाल तो मेरे पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। मुझे जो बोनस मिला था वो मैंने तुम्हें भेज दिया था। अब कुछ दिन इंतजार कर लो, जब पैसे होंगे तो मैं भिजवा दूंगा। पति की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बिना कुछ कहे फोन बंद कर दिया। वह मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दे सकता था। मुझे तो लगता था पैसा ना होने का झूठा ड्रामा करता है, सारे पैसे अपनी बहनों को भरकर मुझे हरी झंडी दिखाता है। मैंने सोच लिया था अब 2 दिन तक पति को फोन नहीं करूंगी। मेरी दूसरी ननद रागिनी भी अपने घर चली गई थी और फिर मैं कमरे से बाहर निकली। नौकरानी बर्तन धोने और सफाई के लिए आती थी, मैं सिर्फ खाना बनाती थी। वो भी अक्सर मेरी सास ही बना दिया करती थी, क्योंकि मेरा मिजाज हमेशा आसमान पर ही रहता था। मेरी सास की यही कोशिश होती थी कि घर में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो, मगर मैं फिर भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी और फिर खुद ही अपने पति को अपनी सास के खिलाफ भड़काती थी। मेरी सास ने उस रात खाना भी नहीं खाया, वो भूखी ही अपने कमरे में बंद थी, जबकि मैं अपना खाना लेकर अपने कमरे में आ गई और मजे से यूट्यूब पर अपनी पसंदीदा फिल्म देख रही थी। मैं अपनी जिंदगी से बड़ी खुश थी, क्योंकि मैंने अपने पूरे ससुराल वालों को नचा के रखा हुआ था, जबकि पति भी मेरे ख्वाबों में था। बस एक पैसों का मसला था जो मुझे जरा खटकता था कि मेरा पति मुझे अलग से बहुत सारे पैसे नहीं भेजता था, बल्कि घर के खर्चे के साथ ही थोड़े बहुत पैसे और मुझे ही भेज दिया करता था। फिर अगले दिन मुझे गर्मी का शिद्दत का एहसास हुआ तो मैंने झट करण को फोन लगाया और कहा कि मुझे कमरे में एसी लगवा कर दो, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मेरी बात सुनकर करण चुप हुआ। फिर कहने लगा, देखो मायरा, एसी लगवाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका बिल अदा करना बहुत मुश्किल है। तुम भी जानती हो कि बिल कितना ज्यादा आता है। फिर ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ एक एसी लगवाऊं, वो भी तुम्हारे कमरे में। मेरी माँ बूढ़ी हो रही है, गर्मी तो उनके लिए भी उतनी है। अगर मैं एक एसी लगवा दूंगा तो फिर अपनी माँ के कमरे में भी लगवाऊंगा, और इतना बिल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जो भी कमाता हूँ वो सब तो भेज देता हूँ, इसके बावजूद भी तुम्हें और पैसे चाहिए होते हैं। मैं यहाँ बहुत मेहनत से पैसे कमाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इतना ज्यादा बिल भर सकूं। मेरे पति ने मेरी इस बात पर भी साफ इनकार कर दिया था। मैंने फिर गुस्से से फोन काट दिया। मैं जो कोई फरमाइश करती थी वो मेरी सास की वजह से अधूरी रह जाती थी। मेरे पति को बराबरी का बड़ा शौक था, वह चाहता था कि अगर मुझे कोई सहूलत दे तो अपनी माँ को भी दे। मैं सारा दिन घर में पटकती रही और गर्मी गर्मी का शोर मचाती रही, और आखिर शाम के वक्त मैंने अपनी सास को यह बात सुना ही दी कि
उनकी वजह से करण ने मुझे एसी लगाने के लिए मना कर दिया है। मेरी सास ने कुछ देर मुझे देखा, फिर मेरे सामने ही करण को फोन लगाकर कहने लगी कि बहू को एसी लगवा दो कमरे में। मुझे तो गर्मी की आदत है, लेकिन बहू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मेरी सास ने मेरे साथ हमदर्दी की थी, लेकिन मुझे और भी गुस्सा आ गया। वह बेटे की नजरों में अच्छा बनना चाहती थी और यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं थी। दूसरी तरफ करण ने फिर वही जवाब दिया कि वह इतना बिल नहीं भर सकता। सास ने फोन बंद किया तो मैंने गुस्से में उनसे कहा कि अच्छाई के यह नाटक मेरे सामने न किया करें। सब जानती हूँ मैं, पीठ पीछे अपने बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती हैं और मेरे सामने अच्छा बनती हैं। मैंने फिर सास को ये बातें सुनाई और उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वह कहने लगी, बहू मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हर बात पर झगड़ा करती हो। मैं चाहती हूँ कि घर का माहौल खराब न रहे, इसलिए तुम्हारी हजार बातों को नजरअंदाज करती हूँ। तुम्हारे साथ अच्छाई करने की कोशिश करती हूँ। घर का कोई काम तुम्हारे जिम्मे नहीं। तुम चाहो तो खाना पका लो, चाहो तो कमरे में रहो। मैंने कभी तुम्हें नहीं रोका, लेकिन तुम फिर भी मुझे ही बुरा कहती हो। वह आंसू बहाने लगी तो मैं पाँव पटकते हुए अपने कमरे में आ गई। मुझे अपनी सास से बेइंतहा नफरत थी। अगर वह मेरी जिंदगी में न होती तो शायद मैं भी अपने पति के साथ परदेश में रह रही होती। और फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों न मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर कुछ अरसे के लिए परदेश चली जाऊं। करण मेरे खर्चे के लिए जो पैसे मुझे भेजते थे, उससे मैं अपना वीजा और टिकट तो लगवा ही सकती थी। अगर मैं करण को बिना बताए परदेश में उनके पास पहुंच जाती तो उन्हें मुझे रखना ही पड़ता। कुछ अरसा तो मैं सुकून की जिंदगी गुजार कर आती और फिर मुझे यह भी पता चल जाता कि मेरा पति वहाँ खुद कितनी अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा है। मैं अच्छी तरह जानती थी कि परदेश की जिंदगी बड़ी लग्जरी होती है। मुझे यकीन था कि मेरा पति भी एक हाई फाई जिंदगी गुजार रहा होगा। यही सोचकर मैंने पैसे जमा करने शुरू कर दिए ताकि खुद जाकर अपनी आंखों से देख सकूं कि मेरा पति वहाँ कितने पैसे लुटाता है और हमें कितने पैसे भेजता है, और फिर खुद भी कुछ अरसा वहाँ सुकून से गुजार कर आऊं। इतने अरसे में मैं अपने पति को अपनी सास और ननद के खिलाफ भी पूरी तरह भड़का सकती थी। मेरे जहन में एक साथ बहुत कुछ चल रहा था। वही सब कुछ जो मैंने बचपन से अपने घर में देखती आई थी, वही सब कुछ मैं अपने ससुराल में भी चाहती थी। मेरी माँ ने भी अपनी सास को ऐसे ही किनारे से लगाया था। हमारी कोई बुआ हमारे घर नहीं आ सकती थी, ना ही हमारे पापा बुआ से मिलने के लिए जा सकते थे। अगर पापा जाते तो मेरी मम्मी उनसे खूब झगड़ा करती। इसलिए धीरे धीरे हमारा हर रिश्तेदार से बातचीत खत्म हुआ और मम्मी और हम बच्चे ही रह गए थे। मैं भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही सुकून चाहती थी, ना सास का झंझट, ना नंदों की परेशानी। मेरे लिए तो कम से कम ससुराली रिश्ते सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही थे। मैंने बहुत तेजी से पैसे जोड़ने शुरू किए थे। घर का खर्चा बहुत ही रोक रोक कर मम्मी को चलाने देती और सारे पैसे जमा कर लेती। मेरी सास हैरान थी कि मुझे अचानक से बचाव का ख्याल कहाँ से आ गया, क्योंकि मैं तो हमेशा ही हद से ज्यादा पैसे लुटाया करती थी। फिर मैंने अपना वीजा भी लगवाया, पासपोर्ट भी बनवाया, सब कुछ खामोशी से खुद ही किया। फिर जिस दिन मुझे निकलना था उस दिन मैंने सास को कह दिया कि मैं अपनी मम्मी के घर रहने जा रही हूँ। वो किसी भी बात पर कोई एतराज नहीं करती थी, इसलिए खामोश रही। मैं अपने मम्मी को बताकर एयरपोर्ट पहुंची। वहां से फ्लाइट लेकर सीधे दुबई एयरपोर्ट से बाहर निकलकर मैंने टैक्सी हायर की और वह पता टैक्सी ड्राइवर को पकड़ा दिया जो मेरे पति का था और जो मुझे हमेशा से ही मालूम था। टैक्सी ड्राइवर ने 1 घंटे बाद मुझे उस पते पर पहुंचाया। वो एक फ्लैट टाइप बिल्डिंग थी। मुझे उसके रूम नंबर 18 में जाना था। मैं दिल ही दिल में खुश थी कि मेरा पति मुझे देखेगा तो सीने से लगा लेगा। बहुत अरसे के बाद हम एक दूसरे के साथ तन्हाई में अच्छा वक्त गुजारेंगे और मैं उसे उसके घर वाले के खिलाफ भड़काकर उसके बाकी का पैसा भी अपने ही अकाउंट में मंगवाया करूंगी। दरअसल मेरे पति घर का खर्चा मेरी सास के अकाउंट में भेजते थे, जबकि मेरे पैसे सिर्फ मेरे अकाउंट में भेजा करते थे। मैं चाहती थी कि अब घर के खर्चे के पैसे भी मेरे ही अकाउंट में आया करे। मैं लिफ्ट के जरिए ऊपर पहुंची। यह दूसरा फ्लोर था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ना जाने करण मुझे देखकर किस तरह रिएक्ट करता, क्योंकि इस बारे में उसे मैंने कोई भनक नहीं पड़ने दी थी। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो खुशी होता। मगर जैसे ही मैंने उस फ्लैट का दरवाजा बजाया तो जिस शख्स ने दरवाजा खोला उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह मेरा पति नहीं बल्कि कोई और था। और फिर जैसे मेरी नजर अंदर पड़ी तो मेरे होश ठिकाने आ गए, क्योंकि वहाँ तो मेरे पति के साथ पूरे 9 मर्द और भी थे। वो एक छोटा सा एक कमरे का अपार्टमेंट था जहाँ पर ये 10 लोग इकट्ठे रहते थे और मैं दरवाजे पर खड़ी थी। मेरा पति तेजी से मेरे करीब आया, मुझे देखकर हाथ पकड़कर वहाँ से दूर ले गया। बाहर के कोने पर खड़े होकर पूछने लगा, माहिरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? किससे पूछकर आई हो? कम से कम आने से पहले मुझे बताती तो सही। अब मैं क्या करूँ? तुम्हें कहाँ कहाँ जगह दूँ? मेरे पति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ किस तरह का रवैया करे। वो खुश होने के बजाय परेशान था और मैं तो बस हैरत से पलटकर उस कमरे को देख रही थी जो चिड़ियाघर लग रहा था।
करीब करीब 10 बिस्तर लगे हुए थे और अजीबोगरीब सा शोर हो रहा था। सब लोग अपनी अपनी बातों में लगे थे। कोई अपनी फैमिली को वीडियो कॉल मिलाकर बैठा था, कोई गाना सुनने में लगा था। यह सब वो परदेसी लोग थे जो अपनी फैमिली को सुकून देने के लिए यहाँ आए थे और खुद बेसुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। मैं जो अब तक ये समझ रही थी कि मेरा पति एक बड़े से अपार्टमेंट में फुल एसी में एक आरामदायक जिंदगी गुजार रहा होगा, यह सब कुछ देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा पति कहने लगा, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, मेरा कोई कारोबार नहीं है, जो पैसा मिलता है वो सब इंडिया भेजता हूँ। अपने खर्चे के लिए मुश्किल से कुछ पैसे रखता हूँ और उसमें जो जैसे भी गुजारा मुमकिन हो वैसे करता हूँ। कभी कभी तो 2 वक्त का खाना खाता हूँ और तीसरे वक्त का खाना भी छोड़ देता हूँ, खासकर उस वक्त जब तुम्हारी कोई खास फरमाइश आई हो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ मेरे पास तुम्हें रखने के लिए कोई आलीशान कमरा होगा? अब बताओ तुम्हें कहाँ रखूँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि होटल में कोई कमरा ले सकूं। मेरा पति परेशानी में सर पकड़कर खड़ा था और मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने हकलाते हुए कहा, करण, आपने तो आज तक नहीं बताया कि आप इस जगह पे रहते हैं और आपके कमरे में और भी लोग रहते हैं। करण कहने लगा, जब भी तुम मुझे फोन करती थी तो मैं इस कमरे से बाहर निकलकर बात करता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरी परेशानी का एहसास हो। मैं तुम्हें और अपनी माँ बहनों को खुश रखने के लिए यहाँ आया था। अपनी माँ की और तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाना मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। अपना फ्यूचर तुम लोगों के लिए खत्म कर दिया और बस मैं यहाँ किसी मजदूर की तरह नौकरी करता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें यह बात कभी समझ ही नहीं आई। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरा पति हमारे लिए कितनी मशक्कत कर रहा था। मैंने जल्दी से पर्स में से कुछ पैसे निकालकर अपने पति के हाथ पर रख दिए और कहा कि आप मुझे किसी होटल में कमरा दिलवा दें, मैं 2-4 दिन में वापस चली जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी आंखों में आंसू देखे तो अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछकर मुझे सीने से लगाते हुए कहा, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ मैनेज करता हूँ। अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो कम से कम 15-20 दिन तो मेरे साथ गुजार कर जाओ। वो बहुत मोहब्बत से मुस्कुराकर मुझे देखने लगा और उसकी मुस्कुराहट ने मुझे नई जिंदगी बख्श दी। मेरे सोचने का नजरिया बदल दिया। मैं जो ये समझती थी कि मेरा पति यहाँ अय्यासी कर रहा होगा, उसकी मशक्कत भरी जिंदगी ने मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली थी। मेरे पति ने करीबी एक छोटे से होटल में एक कमरा ले लिया और कुछ दिनों के लिए वो भी मेरे साथ रहने लगा। सुबह से शाम तक वो नौकरी करके जब वापस आता तो फिर मुझे लेकर दुबई की सड़कों पर निकल जाता। मैं उसका हाथ थामकर खूब घूमती फिरती। फिर मेरे पति ने मुझे बताया कि जब भी वो फोन पर मुझे रोता हुआ सुनता है तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वह कई रातों सो नहीं पाता और यह सुनकर मुझे दुख पहुंचा था कि मेरा जो पति मेरी खातिर इतनी तकलीफें उठा रहा था, मैंने उसी की नींद हराम कर दी थी। मेरा पति चाहता था कि मैं उसकी बूढ़ी माँ के साथ भी गुजारा करूं और मैं अपने पति को ये नहीं बता सकी कि बुरी उसकी माँ नहीं बल्कि मैं हूँ। लेकिन अब मेरा ज़मीर मुझे ये बात चीख चीख कर कह रहा था कि वाकई मैं बुरी थी। मैं अपनी सास को भी फोन करके बता दिया कि मैं यहाँ हूँ और उनसे माफी भी मांगी कि मैं उन्हें बिना बताए आ गई थी। मेरी सास ने इस बात पर भी कुछ न कहा, बस यही कहा कि मेरा बेटा तुम्हें देखकर खुश हो गया होगा और मैं अपने बेटे की खुशी चाहती हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास कितनी अच्छी औरत है। इतना कुछ हो जाने पर भी उसने कभी मुझे बुरा नहीं कहा था। मैं 15 दिन अपने पति के साथ गुजार कर वापस लौटी तो मैंने सोच लिया था कि अब कभी पति से कोई फरमाइश नहीं करूंगी, न उन्हें परेशान करूंगी, बल्कि उनकी मेहनत की कमाई को बचाने की कोशिश करूंगी। मैंने अपनी सास के साथ भी अच्छा रवैया कर लिया था और हमारे घर का माहौल खुद ब खुद बेहतर हो गया था। मेरे वापस आने के चंद दिनों बाद ही मेरी माँ ने मेरे भाई की शादी कर दी थी और जब उनकी शादी के कुछ दिन बाद मैं बहुत सारे फ्रूट लेकर अपने माँ के पहुंची ताकि भाभी के साथ मिलकर फ्रूट चाट बनाकर खाऊं। मुझे फ्रूट चाट बहुत पसंद थे। मेरी माँ ने बताया कि भाभी कमरे में है। मैंने जाकर भाभी को आवाज दी तो वो गुस्से में बाहर निकली। कहने लगी, मुंह उठाकर बार बार हमारे घर आ जाती हो, बोलो क्या काम है। मैंने हकलाते हुए कहा, भाभी फ्रूट चाट बनाकर खाते हैं। तो नफरत से कहने लगी, तुम्हारे भाई के हराम के पैसे नहीं है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना फ्रूट मंगा कर दे दिया है और अब तुम्हें फ्रूट चाट खाने की सूझ रही है। मेरे पति की मेहनत का पैसा है। भाभी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई क्योंकि हमेशा की तरह फ्रूट वगैरह मैं खुद लेकर आई थी, लेकिन मेरी भाभी को इस बात पर यकीन नहीं आया था। वो पाँव पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और अब भाई से हमारी शिकायत लगा रही थी। थोड़ी देर बाद भाई ने बाहर आकर मुझे घूरती नजरों से देखा। कहने लगा, जब भी तुम घर आती हो हमारे घर का माहौल खराब हो जाता है। ना तुमने अपने ससुराल वालों को सुकून दिया, ना तुम हमें सुकून से जीने देना चाहती हो। तुमने तो अपने पति की कमाई को भी बर्बाद कर दिया। अब तुम मेरा घर खराब ना करो, हो सके तो यहाँ ना आया करो। एकदम मेरे दिल बैठ सा गया। मैं जान गई थी जिस तरह मैंने शालिनी के साथ किया था वही वक्त ने मुझे पलटा कर दिया था। मैंने शालिनी को उसके ही घर से बेइज्जत करके निकाला था और आज मेरा भाई मुझे मेरे घर से निकल जाने को कह रहा था।
मैंने एक नज़र अपनी माँ पर डाली जो हक्का बक्का सी खड़ी थी। मैं खामोशी से वापस अपने घर से ससुराल आ गई। मेरी सास ने मुझे वापस देखा तो कहने लगी, क्या बात है बहू, इतनी जल्दी लौट कर आ गई। मैंने सास से कहा कि आप तैयार हो जाएं, हम शालिनी के घर जा रहे हैं। बहुत अरसा हो गया वो हमारे घर नहीं आई। घर में बहुत ज्यादा सन्नाटा सा लगता है। शालिनी और उसके बच्चे आएंगे तो खूब रौनक होगी। हम रागिनी को भी बुला लेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने हैरान नजरों से मुझे देखा, लेकिन मैंने फौरन ही उनके लिए कपड़े निकाल कर दिए और कहा कि तैयार हो जाएं। क्या सारा वक्त मुझे देखने में निकाल देंगे। मेरी सास ने मुस्कुराकर जल्दी से अपना जूड़ा पकड़ा और वो तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद हम लोग टैक्सी में बैठे। मैं खुद शालिनी को लेने जा रही थी। मैंने टैक्सी वाले से कह दिया था कि रास्ते में किसी अच्छे से फ्रूट वाले के पास टैक्सी रोक दें। मैं अपनी ननद के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अब मैं जान गई थी कि औरत का असल घर और असल खुशियाँ कौन सी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।